आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज का ये वीडियो है, ये आरआरबी ग्रुप डी का ही प्रैक्टिस सेट का एक पार्ट है जो पिछले प्रश्न वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो देखिए ये 12/11/2018 का ही थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आप परीक्षा में बिल्कुल देख करके जाना, तो वैसे ही क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आपको शुरू में ही दे दिया गया एक पाई चार्ट। कहा गया यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितने करोड़ में थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपको 5 कंपनियों के नाम दे दिए गए हैं। 6 कंपनियों के, एक है आपको दिया गया है अदर्स, एक है सैमसंग, एक है एप्पल, एक है ह्यूंडई और एक है ओप्पो और एक है वीवो। तो देखिए कहा गया वीवो कंपनी का, तो मेरे बच्चों सीधी सी चीज है, टोटल इनकम कितना हुआ मेरे भाई 5,000 करोड़। तो देखो भैया 5,000 करोड़ हमने लिख दिया, 5,000 करोड़ टोटल इनकम था। और इसमें आपको पूछा जा रहा है दोस्तों कि वीवो का प्रतिशत कितना था बिक्री का। तो वीवो का हिस्सा देखिए कितना, 6%। तो 6% यानी 6/100, 0 0 कैंसिल, 6×5 30 और ये 0 यानी कुल कितने आ गए 300 करोड़। तो देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन था जो परीक्षा में चुटकियों में बच्चे बना लेते हैं। आइए ऐसे ही लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। इसमें कहा गया 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं। तो देखो 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो सबसे पहले सोचो, देखो दोस्तों 8 से विभाजित। तो देखिएगा मेरे बच्चों विभाज्यता पे मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, विभाज्यता डिविजिबिलिटी। इसका लिंक मैं आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। विभाज्यता डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। कहा गया है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो मेरे भाई 3 अंक की संख्या शुरू कहां से होती है 100 से। तो क्या पहले देखो ये 8 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है ना भाई, सीधी सी बात है ये नहीं विभाजित होगी। मगर मेरे बच्चों खत्म कहां पर हो रही है 3 अंकों की संख्या। तो आप कहोगे मेरे भैया कि ये कहां तक खत्म हो रहा है 999 तक, है ना भाई। 999 जाते जाते तक 3 अंकों की संख्या भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसे ही एक बढ़ोगे तो 1004 अंक की संख्या आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है कि इन दोनों को क्या करना है, जिससे विभाजित करना है उससे आप सीधा सीधी भाग दे दीजिए। तो अगर मैं इसे 8 से भाग दूं, इसे भी मैं 8 से भाग दूं, 8 से कटने वाली संख्या पूछी जा रही है तो 8 से भाग दो। तो देखो कैसे राउंड फिगर में लेना। तो देखो 8 एकम 8, यहां बच गए 2 0, तो 8 दूनी 16 यानी 12 यहां मिल गया। इसे जरा भाग दो, 8 एकम 8 19 हो गया, तो 8 दूनी 16, 3 बचा। तो उसके बाद देखो 8 चौके 32 यानी राउंड फिगर में हो गए 124। अब आपको करना क्या है, इन्हीं दोनों को घटा देना है। तो 124 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 112। कितना बच गया दोस्तों 112। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में आपको सही जवाब मिल जाएगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 8 से विभाजित होंगी, तो उसका आंसर हो जाएगा 112 यानी ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में। इसे डिटेल से जानना है तो विभाज्यता का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फुल चैप्टर को जरूर अच्छे से देख के जाना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों मिश्रण पर आधारित है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक मिश्रण में लवण और अम्ल का आपको अनुपात दिया गया है 5:7। यानी कि मेरे बच्चों लवण यानी कि सॉल्ट और एसिड, एसिड मतलब अम्ल, इनका आपको अनुपात कितना दे दिया है दोस्तों 5:7। और कुल मिश्रण आपको दिया गया है 360 ग्राम है मेरे भाई। तो कहा जा रहा है इस 360 ग्राम में बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसमें मौजूद अम्ल का भार बताएं। तो अम्ल कितना है 7 है, तो 7 लिख देंगे, बट्टे में अनुपाती योग 7 5 12। देखो 12 3 36 3 7 3 21 यानी कि 210 ग्राम। यानी एसिड कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 210 ग्राम। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था जो पिछले बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। बहुत बच्चों से पिछले बार ये क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई थी। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। कहा गया है कि एक घर का मूल्य 40,000 है और वस्तुओं का मूल्य है 15,000 रुपए। अब कहा जा रहा है यदि आज बीमा का प्रीमियम की दर 7.5% है तो वह घर और वस्तुओं के कुल मूल्य को 80% राशि के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम देता है, तो वो प्रीमियम कितना होगा। तो मेरे भाई बहुत ही एक ये बेसिक सा क्वेश्चन था, मगर बहुत बच्चे इस पर गलती कर बैठते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या होगा,
तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखिए मेरे बच्चों, घर का मूल्य, घर यानी मैं यहां लिख दे रहा हाउस, हाउस का मूल्य है 40,000 और वहां की वस्तुएं, वस्तुओं का मूल्य कितना है, घर में उपस्थित वस्तुओं का मूल्य है 15,000, है ना मेरे बच्चों। अब इन सब पर पूरा बीमा देती है वो कंपनी और वो 7.5% के दर से देती है, जो घर के मूल्य का और वस्तुओं के मूल्य का 80% के बराबर है। तो मेरे बच्चों अब इसको अच्छे से जरा समझो कि जब यहां पर आपको दे दिया गया है कि कुल मूल्य का 80% पर ही बीमा मिलेगा, तो चलिए ना इनका पहले मैं टोटल निकाल लेता हूं। तो देखो ये 55,000 हो गया, इसका 80% अगर मैं निकाल दूं मेरे बच्चों, तो भी इस राशि पर वो बीमा देगी, तो उसका 7.5% के दर से बीमा देगी, तो उसका प्रीमियम कितना होगा। तो देखो मेरे भाई सिंपल सी चीज है, चलिए हम लोग पहले इसे कटाकर निकाल लेते हैं। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44 और 00 यानी 44,000 रुपए तक का ही उसे क्या मिलेगा, कुल मूल्य का 80% पर ही उसको बीमा मिलेगा। अब क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि अब आपको बताना कि अंतिम बीमा प्रीमियम जो होगा वो कितना होगा। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा हिसाब करके देखो कि आप यहां पर क्या करना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे कहा जा रहा है, तो अब देखो दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 44,000 रुपए तो आपने ज्ञात कर लिया कि 80% जो है बीमा मिल रहा है, मगर मेरे भाई ये देखो कि वो कुल मूल्य पर 7.5% दे रहा है। तो 44,000 रुपए जो आपका आ रहा है 80% का ही अग्नि बीमा, वो कितना प्रतिशत हो रहा है। तो देखो मेरे बच्चों एक सीधी सी बात समझो कि देखिए 7.5% जो है, तो देखो ये आ गया आपका 44,000। अब इसका क्या करेगा भैया, हम लोगों को क्या निकालना कि 7.5% हमें मिल रहा है किस पर मेरे भाई, 55,000 रुपए पर। तो इस रुपए पर हमें कितना प्रतिशत मिलेगा, आ गई बात समझ में। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो देखिए बहुत ही बेसिक तरीका से बताया, फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि अब लास्ट चल रहा है क्वेश्चन का, कि 44,000 घर है, वस्तुओं का 15,000 है, तो 80% पर ही बीमा मिलेगी। तो 80% हमने निकाल लिया जो 44,000 आया, मगर कहा जा रहा है कि कुल बीमा की दर कितनी थी, पूरे टोटल प्राइस की 7.5%। तो 80% पर अगर मिल रहा है तो वो कितना प्रतिशत होगा। तो देखो भैया अगर मैं इसे इसके लिए एक जीरो बिठा देता हूं यहां पर, अगर ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3, 11 चौके 44, 11 पचे 55, 0 2 दूनी 4, 2 से गए 25 बार में, 25 दिया 75, 3 दूना हो गए 6, यानी कि अब हमें कुल मूल्य का 6% के ही बराबर मिल रहा है। तो भैया उसका प्रीमियम कितना होगा, तो 55,000 रुपए का 6% कितना होता है मेरे भाई। तो सिंपल सी चीज है, 5 के 30, 3 33, यानी 3300 रुपए, 3,300 रुपए ही उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया प्रीमियम इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। ऐसा क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता ही है। देखिए दोस्तों सिंपल सा चीज है, हम लोगों को दिया 3.5/8 प्लस 5/16 माइनस 5/24 प्लस 3.1/2 का मान। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम लोग करेंगे क्या कि जितना राउंड फिगर में चीजें हैं ना उसको ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों शुरू में आपको एक 3 दिख रहा होगा और अंतिम में एक 3 दिख रहा है, दोनों प्लस में, तो इन्हें मैं अलग कर लेता हूं। बेसिक कंसेप्ट, और पूर्णांक की जगह मैं प्लस लगाता हूं। अब जितने बटे वाली चीजें हैं सबको एक साथ लिख देता हूं। 5/8 प्लस 6 बटे में ये 16 हो गया, और माइनस ये हो गया 5/24, और लास्ट में हो गया 1/2। अब हमने देखिए दोस्तों इसे आसानी से लिख लिया है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, अब जोड़ के इसे कैलकुलेट कर लेना है। ये 3 3 6 हो गया। अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं दोस्तों तो देखिए कितना आ जाएगा। तो एलसीएम लोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो आ जाएगा 48। तो अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं, कैलकुलेट कर देता हूं, मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, कुछ भी वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखो इसे 2 से कटाओगे तो 31 हो जाएगा, इसे कटाओगे तो 24 हो जाएगा, भागा दोगे इसमें गुणा कर दो तो आ जाएगा 175/24, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा 175/24। एलसीएम ले लिया दोस्तों 48, यहां से कटा लो भाई, सबको जोड़ लेना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, समय व्यर्थ हो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसे कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी 175/24 इसका सही जवाब होगा।
देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ये रीजनिंग में ही ज्यादातर पूछा जाता है, मगर दोस्तों ये इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आपको इक्वल करना है और यहाँ क्या निशान बैठाओगे, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन से ही बैठाएंगे। तो डायरेक्ट ऑप्शन सी को देखो, अगर मैं यहाँ गुणा कर दूं 9 चौके 36 और उसके बाद दिया गया है भाग और उसके बाद दिया गया है प्लस, अगर बैठा दूं इंडिविजुअली एक एक ऑप्शन को आप बैठा के चेक कर सकते हैं। तो देखो 3 से 3 गए 9, पहले भाग का काम आपको पता है बॉडमास का रूल, 4 3 12 12 4 16 इक्वल टू 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है निशान वो बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, लॉसो मोसो से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेहतरीन है, इसे अच्छे से समझना। किसी विद्यालय में 4, 5 और 6 कक्षा में छात्रों की संख्या दी गई है आपको 188, 282 और 423। कहा गया यदि प्रत्येक कक्षा का खंडों में विभाजित किया जाए और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान हो तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों के कुल कितने न्यूनतम संख्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, आपको दिया गया 188, उसके बाद दे दिया गया 282 और उसके बाद आपको दिया है 423। तो भैया सबसे पहले इसका आप मौसो निकालोगे ना, मौसो निकाल लो मेरे भाई। तो मौसो कैसे निकालोगे, देखो मौसो निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, बेसिक सा है, कुछ भी नहीं है। 188 से जस्ट इसमें डिवाइड कर दो, है ना। 12 में से 8 गए 4, यहाँ 7 में 17 में से 8 गए 9, एक कट गया। यहाँ से अब देखो 188 फिर से देखो एक बार में ही जाएगा 94, 8 में से 4 गए 4, 18 में से 9 गया 9, है ना। तो देखो यहाँ डबल करने से कट जा रहा है, माफ कीजिएगा, यहाँ डबल करने से ही तो कट जा रहा है। तो 188 हो गया भैया, क्लियर। तो यानी इन दोनों संख्या का लॉसो कितना हो गया 94। अब इस 94 और 423 को आपको बनाना है ना भाई। तो सिंपल सी चीजें, जरा सा देखिए कितने बार में जाएगा। अगर 3-4 बार में लेता हूं, 4 9 36, 5 बार में 45 हो जाएगा, 4 बार में ही लूंगा, 4 चौके 16, 4 9 36 और 1 37। 13 में से 6 गए 7, यहाँ कट गया, 11 में से 4 गए 7। देखो अब यहाँ पर फिर 94 इधर आ जाएगा, तो 47 दूना 94। तो देखो मौसो कितना आ गया 47। अब करना क्या है, मौसो हमने निकाल लिया। अब कहा जा रहा है प्रत्येक में खंडों की संख्या अगर बराबर कितनी होगी कुल खंडों की संख्या, तो देखो 47 से ही तो इन तीनों को इंडिविजुअली डिवाइड करना है। देखो 188 को मैं अगर 47 से डिवाइड कर दूं, 282 को मैं 47 से डिवाइड कर दूं और 423 को अगर मैं 47 से डिवाइड कर दूं तो खंडों की संख्या मिल जाएगी। देखो ये 4 बार में, इससे देखो 6 बार में और इससे देखो 9 बार में। तो खंडों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 6 10 और 9 19, यानी टोटल खंडों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 19 आ गई भैया। देखो कितने बेहतरीन तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए सीधा आपसे पूछा गया मौसो। तो देखिए दोस्तों, कहा गया 3.63, 5.28 और 6.93 का मौसो क्या होगा। तो देखिए मौसो इस तरीके का सवाल आपको अक्सर परीक्षा में देखने को मिलेगा। और ये हो गया 5.28 और एक आपको मिल गया 6.93। तो मेरे बच्चों इसका मौसो निकालना, तो मौसो निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, जब आपको दशमलव भिन्न में अगर मौसो मिल जाए, बटा में मिल जाए, तो आप क्या करिएगा, मौसो निकालने का फॉर्मूला ऊपर का मौसो और नीचे का लॉसो, यही ना फॉर्मूला बताया। तो देखो ये सभी संख्या किससे कट रही है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या आपको दिख रही है, देखिए 0.33। तो देखो 33 से क्या ये कट रहा है, तो देखिए मैं कह सकता हूं 33 से एक बार में 33 एक कम 33, फिर 3 बचा, 33 एक कम 33 कट गया। उसके बाद देखो 33 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी 33 से कट जाएगा। और नीचे में वाले यानी इनका मौसो हो गया 33 और लॉसो नीचे में देखो तीनों में 100 है, तो लॉसो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 0.33 इसका क्या हो जाएगा भैया, मौसो हो जाएगा। आ गई बात समझ में। देखो कितने शॉर्टकट तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा भैया एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। देखिए a + 1/a बराबर 4। तो देखो a + 1/a बराबर 4 है और आपसे a⁴ + 1/a⁴ का मान पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें अलजेब्रा मैंने धुआंधार पढ़ाया है, उसे जरूर देख लीजिएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो देखो पहले देखो, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 4 जाना है तो डायरेक्ट नहीं जा पाओगे। 1 से पहले मैं स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालू तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -2 कर देना है। तो कितना हो गया, 16 में से 2 गए 14 हो गए। अब स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, अगर मैं अब इस स्क्वायर का स्क्वायर करूं तो देखो पावर 4 आ जाएगा, यानी a⁴ बटे में 1 + 1
प्लस 1/a⁴ की वैल्यू निकालो तो फिर हमें इसका स्क्वायर कर देना है, तो 14 का स्क्वायर -2 कर दो तो 196 होता है, -2 यानी 194। तो देखिए कितनी चुटकियों में आंसर आ गया। 2-2 सेकंड लगते हैं भैया ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है ये बार ग्राफ वाला, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ABCD 4 आपको कंपनियां दे दी गई हैं और कहा जा रहा कंपनी नहीं है, ABCD नामक चार राज्य हैं और PQR देखिए नामक 3 अनाज के उत्पादन है। यानी ब्लैक वाला P है, व्हाइट वाला Q है और एक थोड़ा डार्क ब्लैक है, वो क्या हो गया, R हो गया। तो देखिए PQR है, तो कहा जा रहा है किस राज्य में सर्वाधिक अनाज, तीनों प्रकार के अनाजों को मिलाकर उत्पादित किया गया। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, देखिए ABCD है ना। तो अब देखिए, अब यहां पर चारों को अगर आप ध्यान से देखो तो देखो C वाला जो राज्य है उसमें देखिए कितना जा रहा है, पहले में जा रहा है देखो भैया 25 ब्लैक वाला, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 25 जो सबसे ज्यादा दिख रहा है। और उसके बाद देखिए व्हाइट वाला कितना जा रहा है भैया, 15 जा रहा है। और Q वाला यानी R वाला PQR कितना जा रहा है मेरे बच्चों, देखो 10। तो देखो तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 25 और 15 40 हो गए, 40 और 10 50 हो गए। और देखिए ये सबसे ज्यादा उत्पादन है किसी भी राज्य का, आप अगर चाहते हैं तो इसे जोड़ करके देख लीजिए। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में राज्य नंबर सी राज्य, याद रखिएगा सी राज्य। तो देखो थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, आप सी देख रहे हो मगर आप कहीं सी ऑप्शन ना कर दे, मगर इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी होगा और राज्य का नाम होगा सी राज्य का तीनों अनाजों का मिलाकर के उत्पादन सर्वाधिक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था बार ग्राफ से। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो अगला है ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। देखिए साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन दिया गया था, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर आपको मिलेंगे दोस्तों, पूछे जाते हैं। क्या करना, देखिए किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज यानी कि SI जो है वो मूलधन का क्या है भैया, 1/36 है, ठीक है। और कहा जा रहा है यदि ब्याज की दर यानी R और समय यानी कि T दोनों की संख्या समान है, यहीं से ये ट्रिक जन्म लेगा। जब दोनों भैया समान होंगे कौन, समय और दर, और SI का क्वेश्चन रहे, कुछ मत करना। ये देखो जो ब्याज होगा ना, जो ब्याज है जो मूलधन का 1/36 है, आप क्या करो इस 1/36 को रूट में लिख दो और गुणा में हमेशा 10 कर दो। यही आपको दे देगा दोस्तों क्या, ब्याज की दर यानी रेट निकालने का ये सबसे आसान सा ट्रिक है। ये जो हिस्सा रहेगा उसे रूट के अंदर लिख दो और गुणा में 10 कर दो। तो देखो भैया कितना हो गया, 1/6 गुणे 10, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 यानी कि 5/3%। तो लो भैया दर निकल गया 5/3। आई थिंक आपने इससे पहले ये तरीका नहीं देखा होगा, तो अगर देखा भी है तो मान लो, नहीं देखा तो भैया इसे समझ लो, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है ये। जब आपको वर्ष और दर की संख्यात्मक मान दोनों समान होंगे, ऐसा ही रहेगा, तो इसमें आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखिए एक आपको तालिका दे दी गई है, टेबल, एक कंपनी में 3 वर्ष की बिक्री का विश्लेषण दिया है, 2014, 2015, 2016, क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2, और सभी बिक्रियां लाख में है। कहा जा रहा वर्ष 2014 और 2016 में बिक्री के कितने प्रतिशत का अंतर रहा, प्रतिशत का अंतर पूछा है मेरे बच्चों। तो देखिए 2016 में अगर मैं निकालूं कि देखो पार्ट 1 में आपको दिया है 7 और पार्ट बी में आपको क्षेत्र 2 में दिया है 3, यानी टोटल बिक्री कितनी हो गई, 10 लाख। ठीक है, बिक्री किसमें है, लाख में, तो 10 लाख रुपए। अच्छा, और 2016 में देखो अगर मैं ये बिक्री निकालूं तो कितना होगा, एक है 18 और दूसरे क्षेत्र में है 7, यानी टोटल हो गया 25। तो देखो कितना का अंतर हुआ, 15 लाख का। तो मैं इसे लिख सकता हूं अंतर कितना है, 15 लाख का। तुलना किससे किया जा रहा है, 2010 से, तो हमेशा कम वाले से ही करते हैं, तो यहाँ 10 लिख देंगे। और प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत लगा देंगे। 2014 से 2016 की बिक्री क्या हुई है, बढ़ी है या घटी है, तो देखो 10 था अब हो गया 25, यानी वृद्धि हो रही है, तो अपन यहाँ पर वृद्धि भी लिख देंगे। अब बस सिंपल है, निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 150% की वृद्धि हो जाएगी, यानी वृद्धि कितना हुआ, 150% का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा 150% की वृद्धि। आ गई बात समझ में, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। देखो फिर से सिंप्लीफिकेशन, बॉडमास के नियम पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ क्या दिया, 2 गुणा 8 है, ब्रैकेट में है 7 गुणा 4 है, फिर है भागा 2 माइनस 24। इसका आपसे मान पूछा जा रहा है, क्या करना है भाई इसमें, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ प्लस था, छूट गया। देखो
सबसे पहले बॉडमास का नियम मैं बार बार बोल रहा हूँ, बॉडमास। तो सबसे पहले हमें बी फॉर ब्रैकेट का काम करना है, छोटी ब्रैकेट। तो ये गुणा कर दो, कितना हो गया, 7 चौके 28 हो गए। कितना हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया 7 चौके 28। अब 2 से अगर मैं इसे घटाऊं तो कितना हो जाएगा, 14। अब देखो यहाँ 8 दूनी कितना हो गया, 16। बीच में क्या प्लस है, प्लस कर दिया, -24। तो देखो ये दोनों मिलके हो गए 30 और -24 यानी बराबर में 6। तो देखो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखो चुटकियों में ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं बच्चों, ऐसे सवाल से घबराना मत। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, बहुत ही कंसेप्टिव क्वेश्चन है। 480 छात्रों वाले एक कॉलेज में, यानी कुल छात्र कितने थे भैया कॉलेज में, मैं लिख लेता हूं 480। अब प्रत्येक छात्र 4 अखबार पढ़ते हैं। कितने अखबार पढ़ते हैं, 4। तो कुल कितने अखबार हुए टोटल, 4 से गुणा कर दो। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक अखबार 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो अखबारों की संख्या कितनी है। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि प्रत्येक अखबार कितने छात्रों द्वारा पढ़ा जा रहा है, 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जा रहा है प्रत्येक अखबार को। तो छात्रों की संख्या से इसे डिवाइड कर दो, तो 0 0 6 8 48 8 चौके 32, यानी कुल कितने वैरायटी हैं अखबार के, तो 32। तो देखो 4 ऑप्शन कैसा दिया, कम से कम 30, अधिक से अधिक 20, यथार्थतः मतलब यानी पूरा पूरी 23, या यथार्थतः 32। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं भैया। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए कहा गया है कि कपिल ने 25 किलोमीटर की चाल से चल रहे बस से कुछ निश्चित दूरी को यात्रा को तय किया और फिर 4 किलोमीटर वापस वो पैदल वापस आया। तो पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा। तो कपिल ने बस से कितनी दूरी तय की। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, भैया ने बस से, कपिल भाई जो थे वो बस से गए और पैदल आए। तो टोटल समय उन्हें कितना लगा भैया, 5 घंटा 48 मिनट। अब यही तो समझना है। तो भैया बहुत ही सिंपल है, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो यानी भैया हो जाएगा, एक बार बस से वो गया है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बस से गया, और एक बार पैदल फुट से आया है। तो मैं यहाँ पर फुट कर दे रहा हूँ दोस्तों, समझ जाइएगा कि पैदल आया है, वॉकिंग करके आया है। तो बस से जा रहा है, तो मान लिया दूरी कितनी है, x किलोमीटर मान लो भैया। तो मान लो दूरी है x किलोमीटर और कितने वेग से गया है, तो 25। तो देखो दूरी बटा समय, यानी दूरी बटा समय क्या होता है भैया, दूरी बटा वेग क्या होता है मेरे भाई, टाइम होता है। सीधी सी बात है, आपको पता होगा ये फॉर्मूला। और फिर देखो वही दूरी को वो वापस पैदल चल के आया है, तो ये भी हो गया, ये डिस्टेंस और ये वेलोसिटी। तो दूरी बटा वेग क्या होता है भैया, समय हो जाता है। तो दोनों समय मिलके कितना हो गया, 5 घंटा 48 मिनट। तो 5 + 48 को भी मिनट घंटे में बदलेंगे, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, यानी कितना हो गया टोटल 25 बटे में 25 4 29 बटे में 5। तो अब आपको इसको सिंपल सॉल्व कर देना भैया, कुछ भी नहीं करना। लो भैया एलसीएम ले लेता हूँ, 100 हो गया 25 चौके यानी 4x, और ये 25 यानी 25 4 29x। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 29x बराबर हो गया 29 बटे में 5, 29 29 कैंसिल, 5 से गया 20 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, यही तो पूछी गई थी आपसे कि बताइए भैया वो जो कपिल था वो बस से कुल कितनी दूरी तय किया। तो एक बार पूरा तो बस से ही गया है तो 20 किलोमीटर, और एक बार पैदल आया है तो 4 के वेग से, तो वो भी तो 20 ही किलोमीटर होगा। तो सिंपल सा आंसर था। तो अब देखिए दोस्तों, ये औसत चैप्टर से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन था, चुटकियों में बनाने का तरीका दिखाता हूं। देखिए कहा गया 36 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 72.50। तो भैया 72.50 ये 36 छात्रों का औसत प्राप्तांक था। मगर बाद में क्या चेक किया, तो चेक किया कि देखा जा रहा है कि एक संख्या थी वो 56 थी, और उसे गलती से क्या लिख दिया भैया, 65 लिख दिया। तो भैया जब 56 लिखना था आपको और आपने गलती से 65 लिख दिया, तो भैया ये बताओ आपने ज्यादा लिखा या कम। कोई बात नहीं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो 56 है, 56 लिखा है और आप लिखना था और आपने लिखा है कितना, 65। तो भैया 56 और 65 को घटा देंगे, बटे में क्या करेंगे, इनका भी औसत निकाल देंगे, 36 से भाग दे दो। तो यही तो हो गया नया औसत। तो देखो आपने शायद ऐसा तरीका देखा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो करना क्या है, जो पहले जो औसत है वो उसे लिख दिया हमने, यहाँ पर सिंपल यहाँ हमने लिख दिया। अब क्या करना है, प्लस लिख दो अपने से, और क्या करो कि देखो आपने लिखना था 56 और आपने लिख दिया 65। तो 65 आपने गलती लिखा तो गलती वाले को माइनस में लिखना, बस सिंपल। तो इसे घटा दो भैया, कितना हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 9, और वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ -9 हो जाएगा, बटे में 36, 9 चौके 36,
तो एक यानी कितना हो जाता है, 1/4 यानी आपको पता होगा 0.25, घटा दो कितना हो गया 72.25 हो जाएगा। यानी सही औसत कितना होगा दोस्तों 72.25, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्लियर दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। अनुपात समानुपात से कहा गया पूर्णांक n का मान ज्ञात कीजिए यदि n बटा 112 1/7 से कम है किंतु 1/8 से अधिक है। तो कुछ नहीं करना भैया, 1/7 से कम है तो 1/7 में से n बटा 112 को हम घटा देंगे। फिर यही n बटा 112 कह रहा है कि इससे 1/8 से उतना ही अधिक है, तो भैया यहां मैं n बटे 112 में से 1/8 घटाऊंगा, क्योंकि इससे ये अधिक है और इससे ये कम है, इससे ये कम है इसलिए घटा दिया, और इससे ये वाला n बटा 112 अधिक है इसलिए इसमें से इसे घटा दिया। बस सिंपल, 1/7 है, 1/8 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसे इधर ले जाऊंगा तो देखो एक ही चीज दो बार हो जाएगी, तो मैं 2n बटे 112 लिख सकता हूं इसे। ये हो गया 1/56 और ये 7 8 15 बराबर 2n बटे में 112। तो देखो 56 दुना होता है 112, 2 कट गए, n का मान आ गया 15। तो देखिए दोस्तों कितनी चुटकियों में सॉल्व होने वाला ये सवाल था। आई होप आपको मजा आया होगा। अब देखिए दोस्तों मेंसुरेशन से अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, 16 सेंटीमीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े। तो देखो 16 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा एक आयताकार एरिया है। इसे क्या किया जा रहा है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर साइज के ईंटों से बिछाया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कुल कितने ईंट लगेंगे। मत देखो भैया, देखो तरीका देखो, ये गुना 2 1 कम 2 ही होगा, ये 16 160, तो बोलो 2/16 यानी 8, बाकी तो सब कटेंगे यार, जीरो इधर उधर होंगे, यानी जो आंसर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 8 मिलेगा। तो देखो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपको 8000 दिख रहा है ना भैया। और अगर मान लो दो ऑप्शन में, एक में 8000 रहे एक में 80000, तो भैया मीटर को सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, मगर पहले देख लेना ऑप्शन की अगर सभी अलग अलग है तो हमें यूनिट को चेंज करने की कोई जरूरत है ही नहीं मेरे बच्चों। तो अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यदि m बिंदु P यानी -5,2 से x अक्ष के नीचे खींचे गए लंब बिंदु पर उसका पाद बिंदु जो होगा, लंब का पाद बिंदु है, तो m का निर्देशांक बताएं। तो मेरे भैया सिंपल सी चीज है, देखो बेसिक समझा रहा हूं, एक एक्सिस बना लो, ये 0,0 ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। डैश मतलब नेगेटिव वाले। तो एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपको दिया है -5,2। तो -5 यानी x में -5 तो 1 2 3 4 5 और -5 और कॉमा 2 यानी कि 1 2। मान लो भैया यहाँ पर ये कहीं ये बिंदु है। अब कहा जा रहा है इस बिंदु से x अक्ष पर एक लंब खींच दिया, हमने एक लंब खींचा, तो देखो भैया ये हो गया लंब। तो कहा जा रहा है उस लंब का पाद बिंदु का आपको निर्देशांक बताना है, नहीं इस बिंदु का आपको निर्देशांक बताना है। तो भैया ये तो -5 तो -5 ही रहेगा, मगर x अक्ष पर कोई भी बिंदु क्या होता है, y का मान 0 होता है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। यानी पाद बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, -5,0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चुटकियों में समझ में आ गया। जिन्हें नहीं समझ में आएगा कोई डरने की बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को पूरा देख लो। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है और भी आसान है। देखिए आपको आयु से संबंधित क्वेश्चन दिया गया मीना और सीना का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है। देखो ये है मीना और ये मान लो मैं लिख देता हूं सीना, एस कर देता हूं। तो ये हो गया 4:3, इनकी वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज का रेशियो है। कहा जा रहा है कि 6 वर्ष के बाद यानी +6, 6 वर्ष के बाद मीना की आयु कितनी हो जा रही है मेरे भैया, 26 वर्ष। तो 6 वर्ष के बाद इसकी आयु कितनी है, 26 वर्ष है ये। तो भाई जरा सा सोचो कि अगर मैं 6 साल पहले जाऊं यानी वर्तमान एज में निकालूं तो कितना हो जाएगा मीना की आयु। तो 26 में से 6 घटा दूंगा तो कितना हो गया 20, यानी कि मीना की जो 4 जो अनुपात है वो कितने वर्ष के बराबर है, 20 का। तो कितना है 4 पंजे 20, 4 में 5 से गुणा करोगे तभी तो 20 आएगा। तो उसी प्रकार 3 में भी मैं 5 से ही गुणा करूंगा तो 3 5 15, यानी सीना की वर्तमान आयु हमें मिल गई कितनी, 15 वर्ष। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, भरवली बनाते हैं बच्चों इसे एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये और भी बेहतरीन है, बिल्कुल देखिए रेशियो पर ही है। कहा गया है दोस्तों क्या कि 17 संख्याओं का माध्य कितना है दोस्तों, 15 है। कितना है दोस्तों, 17 सदस्यों वाले एक समूह का माध्य स्कोर 15 है। यानी 17 जो लोग हैं समूह में उनका
एवरेज कितना है 15, गुणा कर तो टोटल मिल गया। अब कहा जा रहा है कि एक समूह ऐसा भी है जिनका माध्य 12 है और उनकी संख्या n है। तो देखो n संख्या वाले लोगों का एवरेज कितना है 12 है। अब कहा जा रहा है कि इन सबका संयुक्त औसत, संयुक्त मतलब इनमें जोड़ने के बाद, यानी इसे मैं अगर जोड़ दूं तो ये टोटल इनका एवरेज कितना हो जा रहा है 13.7 हो जा रहा है। तो 13.7 है तो इसका टोटल जब निकालोगे तो कितना होगा, तो n+17 होगा कि नहीं भैया। तो n+17 हम यहां कर देंगे। तो देखिए अब आपको मिल जाएगा, यहाँ पूछा जा रहा है n का मान बताएं। तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो भैया 17 15 को अगर मैं गुणा करूं तो कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, प्लस ये 12n, अगर इसे गुणा करूं तो ये 13.7 n प्लस 13.7 और 17 को अगर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 232.9। अब इसे सॉल्व कर लो, घटा लो भैया, इसे 232.9 इसे घटा लो, ये कितना हो जाएगा 1.7n हो जाएगा। और इसे अगर इधर में लाके घटाऊं तो कितना हो जाएगा भैया, तो जरा सा सिंपल कर लो। तो देखो 5 में से 2 गए 3, यानी एक तो उधर चला जाएगा, यानी ये टोटल आपका मान आ जाएगा 22.1। सिंपल सी चीज है 22.1, दशमलव उड़ गया, 17 से कटा दो भैया, तो 17 एकम 17, 5 बच गया, 17 तिया 51, 13, यानी n का मान कितना आ गया 13। तो कहा जा रहा है कि बताइए उस n का मान बताया, पूछा गया था आपसे, तो n का मान 13 हो गया। तो सिंपल सी चीज है, देखिए इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा था, सिंपल कैलकुलेशन था भैया। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम एंड वर्क से है, इफिशिएंसी वाला है। राजू सानू से 2 गुना कार्यकुशल है। तो ये रहा राजू, ये रहा भैया सानू। तो राजू सानू से, सानू अगर इफिशिएंसी 1 है तो राजू की कितनी होगी 2 हो जाएगी। अब कहा जा रहा है दोनों मिल के कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलके यानी 2 + 1 यानी 3 गुणा 12, ये हो गया टोटल वर्क। और कहा जा रहा है राजू अकेले उसे कितना करेगा, तो इफिशिएंसी 2 है तो 2 यहाँ लिख दीजिए। तो भैया कितना हो जाएगा, देखो 2 से यहाँ कट गया, 2 × 6 = 12, 6 × 18, यानी राजू उस काम को कितने दिन में कर लेगा 18 दिन में कर लेगा। तो देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन है, इसे कुछ भी नहीं करना है। देखिए कहा गया एक कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए 35 पुरुष और 14 महिलाओं, देखो 35 पुरुष तथा 14 महिला, फिर देखो या दिया है अथवा दिया है 21 पुरुष, यानी इक्वल कर देना है, 21 आदमी तथा 56 महिलाएं, 56 महिला। अब यहां आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले भैया कि एक आदमी बराबर कितनी महिला होगी ये निकाल लो। तो 21 घट जाएगा 35 में से, तो हो जाएगा 14 आदमी। ऐसे अगर मैं यहाँ घटा लूं तो कितना हो जाएगा, देखो 42 हो जाएगा महिला। तो 14 एकम 14, 14 तिया 42, तो एक आदमी बराबर क्या हो गया 3 महिला। ये आपको एक रेशियो मिल गया आदमी और महिला का। अब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्या कि देखिए काम पर कितने लोगों को लगाया है। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है यदि 35 आदमी दिनों में काम को पूरा करना है तो पुरुषों की संख्या अगर 19 है तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। अब यहीं से हम लोग बनाएंगे दोस्तों, देखो कैसे, मैं थोड़ा इसे रब करके ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखो हमें तो मिल गया है भाई कि एक आदमी बराबर 3 महिला है, और शुरू में हमें दिया गया था क्या कि 35 आदमी और 14 महिला, यानी 35 आदमी प्लस 14 महिला किसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो यहाँ हम इक्वल इंटू 25 कर सकते हैं। अब हमें पूछा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या अगर 19 है तो 19 आदमी और x महिला, महिला हमें पता नहीं यार कितने दिन में करना है 35 दिन में। तो यहाँ हमने 35 लिख दिया, 35 दिन में करना है। तो महिलाओं की संख्या क्या होगी, यानी इसी x का आपको मान निकालना है। तो भैया सिंपल है, आइए हम इसे सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर लेते हैं, तो काफी आसानी से आंसर भी आ जाएगा। तो देखो भैया सीधा सा चीज है, अगर मैं इसे गुणा करने जाता हूं तो गुणा करने से हमें यहाँ पर कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए अगर मैं इसे गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा। तो देखो पहले क्या करूं ना भैया, महिला को देखो 3 महिला है, ये आदमी है, तो भैया पहले सबको ना चलिए हम लोग महिला में ही बदल लेते हैं। तो देखो एक आदमी बराबर 3 महिला, तो m बराबर में 3w बैठाऊं तो यानी 3 से गुणा कर दो, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 100, 105 और ये 14, 105 और 14 यानी इतना महिला हो जाएंगे। तो 105 और 14 कितने हो गए भैया, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा कैलकुलेशन। देखो 105 और 14 119 महिला, गुणे में हो गया 25। यहाँ पर देखिए 19 आदमी है तो 19 तिया कितना हो जाएगा 57 महिला, तो 57 प्लस x हो जाएगा इतनी महिला इंटू 35। क्लियर है दोस्तों, देखो कैलकुलेशन अब कितना आसान हो गया। अब आइए इसे थोड़ा कटा लेते हैं मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा
पचे 25, 5 सते 35, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 सते 49, 17 पचे कितना हो जाता है भैया 85 हो जाएगा। तो भैया गुणा कर लो 85 बराबर में 57 प्लस एक्स, 57 इधर घटा दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 18, 8 7 15, जी हाँ 18 हो जाएगा। तो 18 नहीं 28 हो जाएगा। तो यहाँ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी x बराबर आ गया 28। यानी उस काम को पूरा करने के लिए जहां हमने 19 पुरुष लगाए हैं और कितनी महिला लगाएंगे जो 35 दिन में काम खत्म होगा, तो यहाँ हो जाएगा 28। तो यानी महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 28। देखो भैया कितने चुटकियों में बस कैलकुलेशन ही तो है, और करना क्या है भैया, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सिंपल वे में बनाया जाता है। और अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहा गया, एक पिंड 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है और फिर अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में। तो देखो क्या है, 20 मीटर की दूरी को कितने देर में तय किया मेरे भाई 6 सेकंड में, 6 मैंने भाग दे दिया। और फिर क्या किया गया है, अगले 30 मीटर की दूरी यानी 30 मीटर की दूरी को उसने क्या किया है 4 सेकंड में तय किया, तो +4 कर दिया। बस यही तो हो गया औसत चाल। तो 20 और 30 कितने हो गए 50 बटे में 10, 0 0 कट गए, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी, व्यक्ति नहीं पिंड की, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो मेरे बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो लगभग जो भी थोड़े कंसेप्टिव थे वही कराए हैं, 1-2 मैंने छोड़ दिए हैं वो बेसिक है, वो मेरे पिछले वीडियो में भी रिपीट हो रहा है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो भैया ये था आज के पार्ट का। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर, और आपको किस एग्जाम या किससे रिलेटेड किस टॉपिक पर आपको चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आखिरी एक बात मेरे बच्चों, जो भी चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आता है आप केवल यूट्यूब में सर्च बार में जाइए, उस चैप्टर का नाम लीजिए और केवल आप सिर्फ इतना बोल दे बाई रणभूमि मैथ्स, बाई रणभूमि मैथ्स, आप केवल इतना बोल दें मेरे भाई, तो आपको वो चैप्टर क्या है मेरे ही प्लेलिस्ट में डायरेक्ट खुलेगा और आपको आसानी से वहां पर जो भी वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।